हेलो। Yes, sir. ठीक है, लिखो। An aluminum sphere of 20 centimeter diameter. An aluminum sphere of 20 centimeter diameter is heated from is heated from is heated from 0 to 100 degrees Celsius is heated from 0 to 100 degrees Celsius. Full stop. Find find change in its volume. Find change in its volume if thermal coefficient of linear expansion if thermal coefficient of linear expansion for aluminum thermal coefficient of linear expansion for aluminum is 23 into 10 raised to power minus 6 per degree Celsius. सर डायमीटर कितना था? Diameter the 20 centimeter 20 centimeter. फॉर्मूला ढूंढ रहे हो, याद करो फॉर्मूला जो भी है, नहीं तो ऐसे ढूंढते रह जाओगे पेज पलट पलट के, टाइम खत्म हो जाएगा। मॉड्यूल सब ले जाए घर पे समेट के रख लियो और बेच दोगे, फिर एग्जाम खत्म हो जाएगा तो किलो के भाव में। इसको सॉल्व वोल्व किया करो, इससे अलमारी में धूल मिट्टी खा रहा है। स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं पता है, अब बोलते हो कि सर 12th में मेरा मैथमेटिक्स था। यहाँ तक पहुंचे कैसे ये बता हैं? मैथ नहीं था। हाँ तो 9th क्लास में पढ़ते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, भूल गए? नहीं। अरे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ही नहीं पता है। हाँ, पाई आर स्क्वायर। हाँ अच्छा, सोच पा रहे हो कुछ क्या करना है? कैलकुलेशन भी आसान ही है, ज्यादा नहीं है। अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन करो एकदम। हम क्या कह रहे, तुम करो। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है तो इसके लिए कैलकुलेटर की जरूरत नहीं होगी, प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम है। वॉल्यूम नहीं पूछ रहा, चेंज इन वॉल्यूम पूछ रहा। हाँ तो वही कैलकुलेट करना, नहीं तो पता चले फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट करे फिर उसको इनिशियल वॉल्यूम से घटा रहे हैं तो ज्यादा कैलकुलेशन। ये फॉर्मूला यूज होगा और गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गामा डायरेक्टली नहीं दिया हुआ,
लीनियर कोफिशिएंट उनको दिया हुआ। तो इसको थोड़ा सा डेल्टा वी कैलकुलेट करने के लिए सिंप्लीफाई कर लो। v1 प्लस v1 गामा डेल्टा टी, v2 माइनस v1 इंटू 3 अल्फा डेल्टा टी। v1 कैसे कैलकुलेट करोगे? पाई बाई 6 डी क्यूब इंटू 3 अल्फा डेल्टा टी। रेडियस के टर्म में वॉल्यूम याद करके रखो ना, 4 पाई बाई 3 इंटू आर क्यूब। इसको चेंज कर सकते हो डी के टर्म में। डी के टर्म में जब चेंज करोगे तो यहाँ पे d/2 रखोगे, 4 पाई बाई 3 d/2 क्यूब। यहाँ से आएगा पाई बाई 6 डी क्यूब, जो यहाँ लिखा। सिंप्लीफाई कर लो इसको। पाई बाई 6 इंटू डी कितना दिया हुआ था 20, तो उसको मीटर में चेंज करोगे 0.2 क्यूब इंटू 3 इंटू 23 10⁻⁻6 इंटू 100। डेल्टा टी की जगह 100। इधर पावर एक बार चेक कर लो कितना आ रहा है। 2/10 लिख सकते हो चलिए। 8/1000 इंटू 12 इंटू 10⁻⁻4। और अगर इसको 22/7 रखोगे ना तो थोड़ा सा और अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो। 22/7 रखोगे, इसको कैंसिल आउट करते हो। अब मल्टीप्लाई करो 12 इंटू 22, इतना हो पाएगा ना? हाँ, यूनिट क्या है? हाँ? नहीं, ज़्यादा है। ठीक है। हाँ, इससे भी होगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेल्टा वी जो होगा उसमें। ये तरीका ठीक है, इससे भी कर सकते हैं। रेडियस में चेंज निकालेंगे, फिर वहां से वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करो कितना आएगा? 24 4 6 264 इंटू 10⁻⁻8 मीटर क्यूब। -7 आ रहा है। 3 और 7, हाँ 7। और इसको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करोगे तो 26.4 आएगा। 26.4 सेंटीमीटर क्यूब। और जो यहाँ पे ऑप्शन दिया था उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, जैसे 28.9, 9.28, 49.8, और ये एक ऑप्शन था। तो डिफरेंस ज़्यादा है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करोगे आंसर आ जाएगा। जरूरी नहीं कि वो 3.14 रख के फिर ये 7 से 8 को नहीं काट सकते हो, इतना करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो बच्चों जैसे करते रह जाओ। लेकिन इसका दूसरा तरीका भी है, वैसे भी कर सकते हैं इसको। दूसरा तरीका है रेडियस में चेंज निकाल के। जैसे v क्या होता है? v होता है 4 पाई बाई 3
आर क्यूब। तो डी ऐसे इसको लिख सकते हो, डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू 4 पाई बाई 3 3r² या दूसरे तरीके से इसका अगर चेंज निकालोगे, dv बाई डी आर विल बी इक्वल टू 4 पाई बाई 3 3r²। ऐसे लिख सकते हो। डी आर को इस साइड ले जाओ, तो dv इक्वल्स टू 4/3 3r² डी आर। दोनों साइड डी वी वी से डिवाइड करो, या dv इससे भी निकल जाएगा। अगर डी आर तुम कैलकुलेट कर रहे हो, रेडियस पुट कर दो, 3 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 4 पाई r² डी आर। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? हाँ, v का चेंज देख रहे हैं रेडियस के, तो अगर रेडियस चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा। तो dv बाई डी आर करें हैं, तो वहां से ये रिजल्ट आया। फिर हमें चेंज इन वॉल्यूम देखना, तो चेंज इन वॉल्यूम रेडियस के चेंज पे डिपेंड करेगा। तो डी आर निकाल लो। डी आर निकलेगा कैसे, R2 इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक, या फिर डेल्टा आर जो होगा डेट विल बी अल्फा R1 डेल्टा टी। इसको उठा करके यहाँ पुट कर लो। डेल्टा और डी आर दोनों सेम चीज, सिंप्लीफाई करोगे यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। सर आंसर 28.9 into 10 to the power हाँ minus हाँ 8 हाँ, आ रहा है। उतना ही आएगा। हाँ हाँ, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे या एकदम एग्जैक्ट सॉल्यूशन करेंगे तो 28 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है ना। चलो, तो इसको खत्म करते हैं। टेस्ट दिए थे, इसमें कुछ डाउट है? टेस्ट दिए भी थे, बोलो डाउट देखो इसमें जल्दी। हाँ सर। हम्म, लंच के बाद टेस्ट दिए थे, तो तुम्हारे लिए बढ़िया टाइम कौन सा है जिस पे टेस्ट होना चाहिए? हाँ, कोई टाइम नहीं है टेस्ट देने का, बोलो जल्दी बोलो। क्वेश्चन नंबर 1 ये वही है ना सबका, है कि नहीं क्वेश्चन सबके पास? है ही नहीं, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा सबके पास। पहले है कि नहीं ये बताओ, नहीं है तो फिर कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पेपर लेके आना, नेक्स्ट में करते हैं। चलो अभी पढ़ेंगे 11th का लास्ट चैप्टर वेव। इसके बाद 11 खत्म हो जाएगा पूरा, फिर 12th का शुभारंभ होगा। हाँ, वेव नॉर्मल वेव है। लिखना, वेव होता क्या, लेगा इट इज ए डिस्टर्बेंस, इट इज ए डिस्टर्बेंस कैसा कैसा सवाल लाते हो, कौन सा वेव है? इट इज ए डिस्टर्बेंस which propagates in a medium, which propagates in a medium and and transport transport energy or momentum, and transport energy or momentum from one place to another place, without without the transport of matter, without the transport of matter
ऑफ मीडियम। ठीक है, तो वेव होता क्या है, ये एक ऐसा डिस्टरबेंस है जिसके चलते किसी मीडियम में एनर्जी या फिर मोमेंटम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। और मीडियम का जो मटेरियल है, ठीक है ना, या मीडियम का जो मैटर है, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, वो बस अपने पोजीशन पे ओसिलेट करेगा, फिर वहीं पे रह जाएगा। ठीक, नेक्स्ट लिखना टाइप्स ऑफ वेव। टाइप्स ऑफ वेव, वेव कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के हैं, डिपेंड करता है। हाँ, तो लिखना नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम रिक्वायर्ड फॉर प्रोपागेशन। इसके अंदर दो टाइप के वेव होते हैं, कौन कौन से, मैकेनिकल और, हाँ लिख लो नंबर 1, इसके अंदर लिखोगे मैकेनिकल, मैकेनिकल वेव। इसी के नीचे एक छोटा सा लाइन लिख दो, इट रिक्वायर्स, नहीं वो थोड़ा हट काट दो पहले, इसको फिर डिटेल में पूरा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, बस होता क्या क्या है हल्का सा डिस्कस करते चलेंगे। लिखना मैकेनिकल है, इट रिक्वायर्स, इट रिक्वायर्स, इट रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम, it requires material medium for its propagation, for its propagation. Example, sound wave, sound wave, comma, wave on string, wave on string, और या कॉमा भी दे सकते हो, और wave on spring, wave on spring। नंबर बी, नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव देखना, it does not require, it does not require, it does not require any material medium, it does not require any material medium for its propagation, also known as electromagnetic wave, also known as electromagnetic wave। इसके एग्जांपल क्या होंगे, लाइट वेव और रेडियो वेव। लिख लो एग्जांपल में, लाइट वेव, रेडियो वेव्स। नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन, on the basis of direction of motion of particles of medium with respect to direction of wave propagation। On the basis of direction of motion of particle of medium, particles of medium with respect to डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन। ठीक है, इसमें कौन 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 से वेव आते हैं,
ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूड। नंबर 2 सीधे लिख मत लेना, छोटा सा लिखेंगे इसमें। ट्रांसवर्स वेव लिखना। इन दिस वेव, इन दिस वेव, इन दिस वेव, particles of medium, in this wave particles of medium oscillates in this wave particles of medium oscillates in direction perpendicular to in direction perpendicular to in direction perpendicular to direction of wave propagation, direction of wave propagation। इसका एग्जांपल बताओ। साउंड वेव, साउंड लॉन्गिट्यूडनल होता है। देखो वेव ऑन स्ट्रिंग, वेव ऑन स्ट्रिंग, वेव ऑन स्ट्रिंग। देखो इसमें हो क्या रहा है ना कि अगर वेव इधर की तरफ जा रहा है तो जो भी पार्टिकल मिलेगा ना मीडियम का, वो उसका मोशन परपेंडिकुलर होगा। जैसे अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ये वेव का डायरेक्शन है, तो पार्टिकल का मोशन परपेंडिकुलर होगा, ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा। कहीं का भी पार्टिकल ले लो, इधर या इधर ऑसिलेट करेगा, ऊपर नीचे। आ रही बात समझ में? ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। और ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। सुल्तान मूवी देखे हो? हाँ देखे हो ना? उसमें रस्सी से खेलता है सुल्तान वाला सीन, देखे हो? उसमें वेव जनरेट करता है वो रस्सी में, बहुत सारी मूवीज में है। तो रस्सी में कुछ वेव इस तरीके का जनरेट होता है आगे की तरफ। ठीक है, अब तुमको लगे क्या कि यहाँ पे अगर कोई वेव पल्स जनरेट हो तो मोशन उसका ऐसे हो रहा है, समझ क्या? ये एक रोप था, एक इनफिक्स है इसका। तो जब यहाँ से इसको डिस्टर्ब करते हैं ना, तो ऐसा एक पल्स जनरेट होता है। आ रही बात समझ में? अगर इसको छोड़ दोगे, एक बार डिस्टर्ब करके छोड़ दोगे, तो ये पल्स आगे की तरफ मूव करेगा। अभी यहाँ दिख रहा है, कुछ देर बाद यहाँ दिखेगा, यहाँ ऐसे दिखेगा और आगे की तरफ जाएगा। यानी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है इस पल्स का, वो किधर है? इधर की तरफ। और ऐसे बहुत सारे पल्स जब जनरेट करोगे तो वो वेव में चेंज हो जाएगा। एक पल्स दोगे, ये आगे की तरफ ऐसे ट्रांसफर होगा। अगर इस पल्स को कंटिन्यूअस कर दोगे ना, डिस्टर्बेंस यहाँ पे इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस कर दोगे, तो ये वेव का फॉर्म ले लेगा। मतलब जब ऊपर खींचे थे तो एक ऐसा वेव जनरेट हुआ था, फिर नीचे लाए तो ये तो आगे चला गया, ये कहाँ चला गया? आगे। इसके पीछे वाला जो स्ट्रिंग था वो ऐसा हो गया। आ रही बात समझ में? फिर ऊपर से फिर नीचे लाओगे तो उस तरीके का ऐसे बनेगा। तो एक्चुअली मुझे पूरा रस्सी का शेप है वो कैसा दिखता है? ऐसे वेव के फॉर्म में। तो इस पे क्या हो रहा है ना, अब एक्चुअल डायरेक्शन देखो किसका। ये जो पल्स था ये आगे की तरफ जा रहा था, लेकिन इस पॉइंट पे ये जो रस्सी था ये सीधा था। तो इसका जो पार्टिकल है ना वो मूव कहाँ करके गया? यहाँ पे। यहाँ पे जो पार्टिकल था वो मूव करके कहाँ गया? इधर। तो पार्टिकल जो रस्सी पे है उसका मोशन किधर हो रहा है? ऊपर नीचे। और वेव का जो पल्स है वो किधर की तरफ जा रहा है? तो पल्स का जो डायरेक्शन होता है ना, पल्स जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसको डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव बोलते हैं। और जिधर पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं अपने मीन पोजीशन पे, उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। तो स्ट्रिंग पे जो वेव जनरेट होता है वो किस टाइप का होता है? ट्रांसवर्स वेव होता है। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट लिखेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव लिखना। इन दिस वेव, इन दिस वेव, इन दिस वेव
डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल्स लिख दो, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम is in the direction of, is in the direction of, is in the direction of wave propagation, is in the direction of wave propagation. ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या है, साउंड वेव. साउंड वेव, ठीक है. साउंड वेव में क्या होता है, अगर जब भी हम बोलते हैं या कहीं से भी किसी सोर्स से साउंड प्रोड्यूस होता है, तो साउंड क्या करता है ना, जो मीडियम है, मतलब जो भी मीडियम है, अगर बोल रहे हो, एनर्जी जो निकलता है वो क्या करता है, मीडियम के पार्टिकल को कंप्रेस करता है, फिर रियरफैक्शन होता है, फिर कंप्रेशन होता है, रियरफैक्शन होता है. तो अगर यहाँ से बोल रहा है कोई, साउंड इधर की तरफ ट्रांसफर होगा, तो जो पार्टिकल होंगे ना, वो इसके पैरेलली मोशन होगा उनका, या तो आगे या तो पीछे, क्योंकि ओसिलेशन होता है, तो आगे भी जाएगा पीछे भी जाएगा, अगेन इधर इधर, यहाँ का पार्टिकल इधर और इधर. तो जो डायरेक्शन है वेव प्रोपगेशन का, वही डायरेक्शन किसका है, पार्टिकल का मोशन का. अगर वेव इधर जा रहा है तो पार्टिकल कैसे मूव करेंगे, इस तरीके से. लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये ट्रांसवर्स वेव में क्या होता था, अगर वेव इधर जा रहा है तो पार्टिकल कैसे मूव करते थे, परपेंडिकुलर. ठीक है, तो वो वाली डायग्राम बना लो, एक पॉइंट कहीं लिख देना, ये डायरेक्शन ऑफ वेव है. डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल. नेक्स्ट लिखेंगे थर्ड वन, ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of direction of propagation, on the basis of direction of propagation, on the basis of direction of propagation, third था, on the basis of direction of propagation. Number one, 3D wave, 3D wave, कितना है इसके नीचे, wave produced by, wave produced by a point source, wave produced by a point source, wave produced by a point source, propagates, propagates uniformly in all possible directions, propagates uniformly in all possible directions, ठीक है. कोई एग्जांपल बता. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तीनों डायरेक्शन में पॉसिबल है, डिपेंड करता है, सोर्स पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट सोर्स. इसको जब भी एक्सप्लेन करेंगे ना, जैसे इसका एग्जांपल देंगे, तो टाइप ऑफ वेव जो एनर्जी इमिट हो रहा है ना, जो सोर्स है उसके अकॉर्डिंग देंगे. जैसे अगर एक बल्ब यहाँ पे है और इधर क्या लगा हुआ है, एक वॉल लगा हुआ है, तो यहाँ से जो वेव जनरेट होगा वो ऊपर की तरफ होगा, नीचे की तरफ हो पाएगा नहीं. तो सर लाइट वेव, लाइट पे वही तो फिर बल्ब वाला सीन है, बल्ब से अगर लाइट इमिट हो रहा है तो वो चारों डायरेक्शन में जाता है, एक डायरेक्शन में नहीं जाता है. सोर्स जो होना चाहिए ना, पॉइंट सोर्स होना चाहिए. जैसे सन, सन से जो वेव आएगा वो कैसा होगा. हाँ, तो इसमें क्या होता है ना कि तुम वेव के बेसिस पे डिफाइन नहीं कर सकते हो कि जो वेव आ रहा है वो किस टाइप का है. किसके बेसिस पे डिफाइन करेंगे, सोर्स के बेसिस पे. अगर सोर्स पॉइंट सोर्स है तो वहां से जो वेव आएगा वो साउंड वेव भी हो सकता है, लाइट वेव भी हो सकता है, कोई भी वेव हो सकता है. साउंड भी 3D में ट्रेवल कर सकता है ना, अगर सोर्स क्या हो. जैसे यहाँ पे एक बेल को वाइब्रेट करे,
यहाँ पे हैंग करके एक बेल वाइब्रेट करते हैं तो उससे जो साउंड आएगा वो किधर जाएगा, कहीं भी जा सकता है, तीनों डायरेक्शन में। वैसे ही अगर कोई पॉइंट सोर्स है हैंग करके रखे हो, लाइट सोर्स हो सकता है, साउंड सोर्स हो सकता है, उससे जो वेव जनरेट होगा वो कैसा होगा, 3D होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, सेकंड वन, 2D वेव। लिखना, wave produced by wave produced by a line source, wave produced by a line source, wave produced by a line source, or wave traveling in a plane, or wave traveling in a plane, or wave traveling in a plane is called 2D wave, is called 2D wave। किसी भी वेव को अगर डिफाइन करने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत पड़ती है, तो वो मे बी लाइन सोर्स से प्रोड्यूस हुआ हो सकता है, या फिर किसी प्लेन में प्रोपागेट हो रहा है, जैसे रिपल ऑन वाटर। वाटर पे जो रिपल होता है वो क्या होता है, एक प्लेन पे प्रोपागेट होता है, तो प्लेन पे प्रोपागेट जो होगा वेव उसको 2D वेव बोलते हैं। लिख सकते हैं, एग्जांपल लिख दो, रिपल ऑन वाटर, रिपल ऑन वाटर। थर्ड 1D वेव, 1D वेव, वन डायमेंशनल वेव। लिखना, wave wave traveling in a particular direction, wave traveling in a particular direction, wave traveling in a particular direction is called 1D wave, is called 1D wave। इसका एग्जांपल बताओ 1D वेव का, वन डायमेंशनल वेव का एग्जांपल। क्या होगा, वेव ऑन स्ट्रिंग। वेव जो स्ट्रिंग पे प्रोड्यूस होता है वो कहाँ पे चलता है, स्ट्रिंग पे ही चलता है। और स्ट्रिंग कैसा फिगर है, 1D फिगर है, तो स्ट्रिंग पे जो वेव प्रोड्यूस होगा उसका एक डायरेक्शन होगा, या तो एक्स, या तो वाई, या तो जेड। जिधर हैंग करके रखो, जिधर फिक्स करके रखो, ऐसा डायरेक्शन होगा। दूसरा भी लिख सकते हो, वेव ऑन स्प्रिंग। स्प्रिंग जब पे जो वेव जनरेट होगा वो किस तरीके का होगा, नहीं, अरे स्प्रिंग पे जो वेव बनता है ना, सुनो, स्प्रिंग पे जो वेव बनेगा वो कुछ इस तरीके बने। ये स्प्रिंग है तुम्हारा, इस पे वेव कैसे जनरेट होगा, नहीं नहीं हाँ उस पे तो क्या बोल रहे थे तुम, क्या, हाँ स्ट्रिंग पे क्या होता है, हम्म हम्म, मोटा हुआ तो भी, अरे तो उस, अरे इधर कैसे जाएगा, देखो जब यहाँ पे फिक्स कर दिए तो यहाँ से जो पल्स जनरेट करोगे वो पल्स क्या इधर जा सकता है, अरे ये पल्स इस स्ट्रिंग पे ही जाएगा ना। इसका जो मोशन होगा ये कुछ देर में यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। ऐसा नहीं है ना कि कुछ देर बाद देखे तो यहाँ पे ऐसे आ गया या फिर ऊपर चला गया। ये जो पल्स होगा ये आगे की तरफ प्रोपागेट करेगा, ठीक है ना। ऐसा बहुत सारा पल्स होगा तो वेव बनाएगा, वही आगे की तरफ प्रोपागेट करेगा। ऐसा नहीं है ना कि ये पल्स यहाँ से उठ करके यहाँ पे आ गया, हो सकता है ये स्ट्रिंग इधर कनेक्टेड है तो इसी लाइन पे वेव मोशन होगा, या ऊपर भी नहीं जा सकता है वो। और जो भी वेव स्प्रिंग पे होता है वो भी 1D होता है। यहाँ पे जो वेव ला सकते हो किस तरीके का ला सकते हो, इस पे कैसे वेव जनरेट कर सकते हो, इसको ऐसे कंप्रेस करके छोड़ दो, कंप्रेस करके छोड़ दो या खींच करके छोड़ दो, क्या होगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। इस पे जो वेव जनरेट होगा, स्ट्रिंग पे जो वेव जनरेट होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, ठीक है ना, क्योंकि पार्टिकल का जो मोशन होगा, यहाँ पे कोई पार्टिकल है तो ऐसे ऑसिलेट करेगा, वेव का जो डायरेक्शन होगा वो भी ऐसे ही होगा। आ रही बात समझ में। और उसका पर्टिकुलर डायरेक्शन है, या तो एक्स डायरेक्शन बोलोगे, या तो वाई बोलोगे, या तो जेड बोलोगे।
ठीक, एक डायरेक्शन है 1D वेव। नेक्स्ट लिखो, फोर्थ वन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। इसमें नंबर 1 में लिखना प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव वेव, नंबर 2 स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव, या पहले इसका इसमें कुछ लिख लो फिर स्टेशनरी लिख लो। देखो, इन दिस वेव, इन दिस वेव ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी takes place from, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स, क्या लिखे, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस फ्रॉम, takes place from one place to another place, from one place to another place, another place। ठीक है, जितने भी वेव होंगे ना, कोई भी वेव ले लो, साउंड वेव और साउंड वेव, लाइट वेव, वेव ऑन स्ट्रिंग, या स्प्रिंग पे जो वेव होगा, जो भी वेव है सबके सब प्रोग्रेसिव होते हैं। जितने भी वेव है सबके सब क्या होंगे, प्रोग्रेसिव होंगे। एक और कंडीशन इसमें दूसरा आएगा लिखना, स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव। अब लिखो स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव लिखना। in this wave energy of wave, in this wave energy of wave is confined in confined is confined in a particular region, in a particular region of space, in a particular region of space, this wave is produced by, this wave is produced by, this wave is produced by superposition of waves. This wave is produced by superposition of waves, superposition of progressive wave लिख दो, superposition of progressive waves। ठीक है, अब समझते हैं यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। जितने भी वेव है ना, उनके चलते एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह। जहां से भी सोर्स है, सोर्स से एनर्जी ट्रांसमिट होगा दूसरी जगह विद द हेल्प ऑफ वेव। अब प्रोग्रेस, जितने भी वेव है सब क्या करते हैं, एनर्जी ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। एक इसका नेक्स्ट टाइप आया स्टेशनरी वेव। इसमें क्या होता है ना, एक्चुअली जो भी एनर्जी होता है वो किसी रीजन में, पर्टिकुलर रीजन में कन्फाइंड हो जाता है। यहाँ का एनर्जी इस रीजन में जो पार्टिकल होंगे ना उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर यहाँ का एनर्जी यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसे चलता है, यहाँ से एनर्जी उठ करके आगे की तरफ नहीं जाता। एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे यहाँ पे जो एनर्जी है उसके पार्टिकल के बीच में क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ का एनर्जी यहाँ के पार्टिकल के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये बनता कैसे है, दो वेव के सुपरपोजिशन। ऐसे दो वेव मिलेंगे ना तो स्टेशनरी वेव बनता है। एक्चुअली में है क्या, ये इसको टाइप में ऐसे रखा गया ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी प्रोपगेशन में, लेकिन एक्चुअली में ये दो प्रोग्रेसिव वेव का कॉम्बिनेशन से बना वेव है। आगे बात समझ में। तो हम आगे बढ़ेंगे ऑर्गन पाइप, या फिर ऑर्गन पाइप का नाम सुने हो? हाँ, तो ऑर्गन पाइप पे जो होता है, या फिर वेव ऑन स्ट्रिंग जो होता है ना, वेव ऑन स्ट्रिंग जिसमें हम नोट्स एंटी नोट पढ़ते हैं, वो किसके चलते होता है, स्टैंडिंग वेव के चलते होता है। स्टैंडिंग वेव जब दो प्रोग्रेसिव वेव कंबाइन करते हैं उसके चलते स्ट्रिंग पे भी स्टैंडिंग वेव बन सकता है, या फिर कोई ऑर्गन पाइप है उसमें भी स्टैंडिंग वेव बन सकता है। तो वो सब पूरा डिटेल में चलेगा। इतने टाइप के वेव होते हैं जिसको अलग अलग बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं। अब देखते हैं इक्वेशन कैसे बनेगा। तो लिखना नेक्स्ट हेडिंग,
अब मैंने बोला ही कि जितने सारे वेव है सबके सब क्या है, प्रोग्रेसिव है। तो अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो किसका बनाएंगे, प्रोग्रेसिव वेव का। उसके अंदर सब आ जाएंगे, लाइट वेव, साउंड वेव, जो भी जितने भी टाइप के वेव है सबके सब क्या आ जाएंगे, प्रोग्रेसिव वेव में आ जाएंगे। तो लिखना नेक्स्ट हेडिंग, इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। अब देखो, इक्वेशन लिखने, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है। किसी भी चीज का कोई भी वेरिएबल है तो इक्वेशन उसका क्या करता है कि अगर इनपुट दोगे कुछ भी तो वो आउटपुट दे देगा, बता देगा नेचर कैसा है, जो भी चीज जिस चीज का इक्वेशन है। तो हमारा काम क्या है ना, वेव का इक्वेशन बनाने का मतलब है कि अगर जो इक्वेशन आ रहा है उसको इनपुट दो तो तुम्हें आउटपुट दे। हर बात समझ में, इक्वेशन का मतलब ये होता है कोई भी इनपुट दो तो वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दे तुम्हारा। वेव का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगा, देखो होता क्या ना कि अगर एक पार्टिकल ओसिलेट कर रहा था, एक पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे ओसिलेट कर रहा था, तो इसको हमने पढ़ा कहाँ पे, एसएचएम। अरे एसएचएम में क्या हो रहा था, एक पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे ओसिलेट कर रहा था। वेव में क्या होता है ना कि ऐसे बहुत सारे पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे ओसिलेट करते हैं, मे बी वो जो डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन होगा। तो जैसे अगर ये स्ट्रिंग का केस, स्ट्रिंग में क्या होगा ना, यहाँ का पार्टिकल, यहाँ का पार्टिकल, यहाँ का पार्टिकल, सब मोशन कर रहे हैं और सबके कॉम्बिनेशन के मोशन से क्या मिल रहा है, वेव मिल रहा है। तो यहाँ का पार्टिकल अगर ओसिलेट कर रहा है तो ये एसएचएम कर रहा है, ये अगर ओसिलेट कर रहा है तो यहाँ का पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। ठीक, तो इस पार्टिकल के लिए इक्वेशन तुम जानते हो, इस पार्टिकल का इक्वेशन जानते हो, इस पार्टिकल का भी इक्वेशन जानते हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इन दोनों पार्टिकल का या इस पार्टिकल का अलग अलग होगा। अलग अलग टाइम पे दो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो देखो क्या चीज है, एक तो डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड कर रहा था जो हमने पहले देखा था, पहले क्या था, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। आ रही बात समझ में, ये एसएचएम का इक्वेशन था। इसमें क्या हो रहा था ना कि टाइम पे डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहा है। तो यह टाइम पे तो डिपेंड करता ही है, दूसरी बात कौन सा पार्टिकल कहाँ पे है। ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अगर y है तो यहाँ पे जो पार्टिकल ओसिलेट कर रहा होगा ना, मे बी वो y डैश से ओसिलेट कर रहा होगा, इधर जो पार्टिकल है y डबल डैश से ओसिलेट कर रहा होगा। तो अलग अलग टाइम पे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलग होता है। डिस्टेंस बदलोगे तो उसके चलते भी क्या होता है, उसके चलते भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में फर्क आएगा। वेव में क्या होता है ना, बहुत सारे पार्टिकल का मोशन हम रीड करते हैं, ठीक है ना, एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, उसके बगल वाला एसएचएम कर रहा है, उसके बगल वाला एसएचएम कर रहा है। तो अगर ऐसा वेव जनरेट हो ना, ऐसा वेव जनरेट हो रहा है तो ये जो पार्टिकल है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वाई, इसका डिस्प्लेसमेंट वाई डैश। इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है या अलग है। सिमिलरली यहाँ पे जो पार्टिकल है वो किधर गया है, माइनस वाई, यहाँ जो पार्टिकल है वो माइनस वाई डैश। आ रही बात समझ में। तो देखिए इसी वेव पे सारे पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देख रहा हूँ तो सबका डिस्टेंस, सबका जो डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से वो क्या है, अलग अलग है। तो यह टाइम के साथ भी डिपेंड करेगा, क्योंकि कुछ देर बाद ये पार्टिकल में भी नीचे आ सकता है। तो टाइम पे डिपेंड करेगा, साथ ही साथ अगर स्नैपशॉट लोगे तो अलग अलग जगह पे जो पार्टिकल होगा ना उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ जो इक्वेशन आता है ना उसके दो वेरिएबल है, कौन कौन से, स्पेस वेरिएबल भी है, अलग अलग जगह पे अलग अलग डिस्प्लेसमेंट, और अलग अलग टाइम पे भी अलग अलग डिस्प्लेसमेंट। तो जो भी यहाँ पे जो इक्वेशन आएगा, जो भी इक्वेशन होता है वेव का, उसमें कितने वेरिएबल होने चाहिए, दो वेरिएबल, एक स्पेस वेरिएबल और दूसरा टाइम वेरिएबल। तो जो भी यहाँ फंक्शन आएगा, जो भी इक्वेशन आएगा, लिखना, लिखो इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन टाइम, depends on time as well as, as well as its distance, as well as its distance, distance from the source, distance from the source. Therefore, therefore
therefore therefore wave equation consists of two variable consists of two variable wave equation consists of two variable ब्रैकेट में लिख दो स्पेस एंड टाइम बोथ स्पेस एंड टाइम बोथ that is नीचे लिखना that is y is function of x comma t that is y is function of x comma t ठीक है y क्या है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल x क्या है डिस्टेंस ऑफ सोर्स ऑफ दैट पार्टिकल फ्रॉम सॉरी डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द सोर्स ठीक है ना उस जिस पार्टिकल का हम डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं वो सोर्स से कितना दूर है वो x रिप्रेजेंट करेगा और ये क्या टाइम कितने देर बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है इसलिए दो वेरिएबल का जरूरत पड़ता है और लिखना फॉर हार्मोनिक वेव हमारे सिलेबस में हार्मोनिक वेव ही है साइन का कॉस का और हार्मोनिक वेव y is equal to a sin थोड़ा समझ में चेंज कर इसको क्या कर रहे हैं देखो ये हमारे पास इक्वेशन था किसका एसएचएम का ये किस में है बस टाइम में हरी बात इसको कन्वर्ट करना है किसमें एक्स और टी दोनों में देखो कैसे करते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है ठीक है ना समझ में यहाँ पे एक पॉइंट है जो सोर्स से कुछ दूरी पे है मान लो उसका डिस्टेंस ये पॉइंट जहां हमने देखा कहाँ पे है एक्स पे तो ये जो पॉइंट है ना ये ओसिलेट करेगा अब वेव इसके पास कितने वेलोसिटी से आ रहा है v वेलोसिटी से वेव का जो प्रोपगेशन का वेलोसिटी है वो कितने से है v से तो अगर वेव t इक्वल्स टू जीरो पे कंप्लीट t इक्वल्स टू जीरो पे प्रोड्यूस हुआ तो इसके पास कितना देर में पहुंचेगा टाइम लेगा कुछ v इंटू टी उतना टाइम लेगा तब तो इसके पास पहुंचेगा ना यानी एक्चुअल में ये जो टी है ना जब इसके पास पहुंच रहा है वेव मतलब टाइम टी बीत जाने के बाद भी ये बेचारा कभी कभी डिस्टर्बेंस में नहीं होता है जब वेव चालू हुआ तो कुछ देर तक क्या होगा इस पे कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं होगा जैसे हम साउंड मैं यहाँ से बोलना शुरू कर रहा हूँ तो साउंड वहां तक पहुंचने के लिए कुछ टाइम लेता है ना तो कुछ टाइम लेगा तो वहां का पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा जब तक वहां पे वेव नहीं पहुंचेगा क्या होगा जीरो होगा कुछ है ही नहीं मतलब टाइम टी बीत भी गया फिर भी वहां का डिस्प्लेसमेंट कितना है जीरो है कुछ देर बाद अगर यहाँ पे वेव पहुंच गया तो यहाँ के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अभी भी जीरो है इसके पीछे वाले का जब ये एक बार इसका डिस्टरबेंस है ना मे बी ये ऊपर नीचे दो तीन बार कर लिया होगा इसको भी एक बार भी मौका नहीं मिला हरी बात समझ में तो इसलिए बोल रहे हैं किस पे डिपेंड कर रहा है एक्स पे भी और टाइम पे भी तो इस टाइम को कन्वर्ट करने का तरीका है जैसे ट्रिक है बस ये ताकि कंफ्यूजन नहीं हो टी को हम लिख सकते हैं टी प्लस माइनस एक्स बाई वी समझना क्या कर रहे हैं पहले हमारे पास ऐसा फंक्शन था ए इक्वल टू साइन ओमेगा टी था बस टी से क्या दिखता था टाइम का वेरिएबल दिखता था अभी क्या होगा ना कि अगर वेव आगे की तरफ ट्रेवल कर रहा है मतलब जो पॉइंट है उस पर वेव जल पहुंच गया तो उसके जो चलते जो डिस्टरबेंस होगा वो कुछ टाइम देर बाद होगा तो उसमें मे बी ऐड हो सकता है एक्स बाई वी क्योंकि उतना टाइम लगा उसको मे बी फिर सब्सट्रैक्ट भी हो सकता है अगर पीछे आ रहे हो तो उस पार्टिकल को पहले ही डिस्टर्बेंस मिल चुका होगा तो उस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो अगले वाले पार्टिकल से क्या हो गया पहले हो गया होगा तो अगर दूसरे पार्टिकल का रीड करना चाहते हो तो कभी टाइम घटाना पड़ता है कितना टाइम लिया और कभी क्या करना पड़ता है ऐड करना पड़ता है तो इसलिए टी में मे बी ये वाला पोर्शन ऐड करना पड़ेगा अब ये क्या करता है एक्स का रिलेशन दिखाता है एक्स बाई वी वी यहाँ क्या है वेव वेलोसिटी तो एक्चुअल जो फॉर्म होता है ना वो कुछ इस तरीके का होता है ओमेगा टी प्लस के एक्स या फिर ए साइन ओमेगा टी माइनस के ठीक है लिखो इसको
तो इस तरीके का हो सकता। अब देखो इसमें टाइम भी चेंज होगा तो भी वाई चेंज होगा, एक्स चेंज होगा तो भी वाई चेंज होगा। अलग अलग पार्टिकल के लिए अलग अलग डिस्प्लेसमेंट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन एक्स एंड टी। नेक्स्ट लिखना, टर्म्स रिलेटेड टू terms related to wave, terms related to wave, terms related to wave। इसमें पहला लिखना एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ये सब एसएचएम में भी बताया है। एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड में लिखना, एम्पलीट्यूड क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, it is the maximum displacement, it is the maximum displacement, maximum displacement of particle, of particle, maximum displacement of particle in a medium, in a medium, in a medium from its mean position, from its mean position। ठीक है, तो जिस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड देखते हैं ना उसके लिए एक्स को कांस्टेंट कर देते हैं। अगर एम्पलीट्यूड देखना है तो क्या करेंगे, एक्स को कांस्टेंट कर देंगे। जैसे ये पूरा इस पे वेव चल रहा है, इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड देखना है तो क्या करेंगे, इसके लिए एक्स की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, और इसकी अगर एक्स की वैल्यू कांस्टेंट हो गई तो टाइम के साथ इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है। नंबर 2 फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन या नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या कंप्लीट साइकिल भी लिख सकते हो। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ पार्टिकल, ऑफ पार्टिकल about its mean position, about its mean position in 1 second, in 1 second, in 1 second is called frequency। नेक्स्ट वेवलेंथ, या पहले टाइम पीरियड लिख लो, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड टाइम पीरियड क्या होता है, क्या होता है एक साइकिल में, हाँ एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है। तो लिख लो टाइम टेकन टू कंप्लीट, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन is called time period, and t is equal to 1 by f, t is equal to 1 by f। नेक्स्ट लिखो वेवलेंथ, वेवलेंथ, वेवलेंथ distance covered by wave, distance covered by wave in one time period, distance covered by wave in one time period is called wavelength, is called wavelength। इसे लिखना, फुल स्टॉप देके एक पैरा छोड़ के, इफ क्या, फिर से रिपीट कीजिए। क्या बोले थे, डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव, डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव in one time period, in one time period is called wavelength, is called wavelength।
फुल स्टॉप, पैरा छोड़ के लिखना। इफ wave is propagating, if wave is propagating with velocity capital V, with velocity capital V, with velocity capital V, then lambda is equal to, then lambda is equal to V into T, ठीक है। और T को क्या लिख सकते हो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, lambda इंटू F इज इक्वल टू वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के मल्टीप्लीकेशन से क्या मिलता है, वेव की वेलोसिटी मिलती है। सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। क्या लिखा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखना, नेक्स्ट हेडिंग है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर लिखो, उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम पीरियड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम पीरियड is called angular frequency, is called angular frequency, is called angular frequency. Next heading, wave number, wave number, वेव नंबर, ब्रैकेट में लिखना के, इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, के, हाँ कैपिटल के। इसमें लिखना रेशियो ऑफ, रेशियो ऑफ, रेशियो ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी टू वेव वेलोसिटी, रेशियो ऑफ, रेशियो ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी टू वेव वेलोसिटी इज कॉल्ड वेव नंबर। एक टर्म था जो फ्रीक्वेंटली जब हम वेव इक्वेशन लिख रहे थे ना, एक टर्म था बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा था, कौन सा टर्म, रेशियो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी का। तो उसको एक अलग से नाम दे दिया गया जिसको हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर बोलते हैं। डेट इज, नीचे लिखना डेट इज के इज इक्वल टू ओमेगा बाई वी, और ओमेगा को चेंज कर सकते हो 2 पाई/टी में, ठीक है, 2 पाई/वी टी। और वी टी क्या होता है, वी टी होता है वेवलेंथ। तो के का
ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा। वेव नंबर का एक और भी डिफिनीशन होता है, बस सुन लो, लिखने का जरूरत नहीं। यहाँ से एक और डिफिनीशन बनता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन वन साइकिल, इट इज रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन वन साइकिल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट इन वन साइकिल। अरे बात समझ, ये क्या है, ये एक साइकिल में, एक टाइम पीरियड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये क्या है, वेवलेंथ, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक टाइम पीरियड में। तो इसको या तो इस टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं या फिर इधर से भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं अलग अलग फंक्शन कैसे एक दूसरे से रिलेटेड। तो लिखना रिलेशन बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स ऑफ different terms of different terms of a wave equation, of a wave equation। इसमें लिखना वेव ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। वेव ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। देखो ओमेगा या क्या, ये एम्पलीट्यूड ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के, वेव नंबर। और अगर वेलोसिटी दिया हुआ है, वेव नंबर नहीं दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, तो इस इक्वेशन को कैसे लिखोगे? सुनो क्या बोल रहा हूँ, अगर वेलोसिटी दिया हुआ है वो वेव वेलोसिटी, और बोल रहा है कि वेव का इक्वेशन बताओ, तो कैसे लिखोगे? के नहीं दिया हुआ है, तो रिलेशन पता होना चाहिए, जो बताए हैं रिलेशन उधर से, तो उधर से लिख सकते हो। हाँ, पहले एक और चीज लिख लो, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स अगर होगा, तो इसका मतलब वेव ट्रेवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। जब यह माइनस होता है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, और जब यहाँ पे बीच में जब प्लस होगा तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो यहाँ से किसकी वेलोसिटी मिलेगी? अगर इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तो वेलोसिटी किसका मिलेगा? वेव का वेलोसिटी या पार्टिकल का वेलोसिटी? सोचो, वेव का मिलेगा, बोलो जल्दी, ऑनलाइन वाले। अगर इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें, जैसे कोई भी इक्वेशन होता है ना, और उसको टाइम की, ये एक्चुअल में है क्या, डिस्प्लेसमेंट का ही इक्वेशन है, अगर इसको टाइम के टर्म में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या देगा? वेलोसिटी देगा। तो किसका वेलोसिटी देगा, पार्टिकल का वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी? वेव का वेलोसिटी देगा। इधर ऑनलाइन वाले कोई बोल ही नहीं रहा, क्या देगा? देगा, लिखो नोट में लिखना। एक्चुअली में ये है ना, ये एक पार्टिकल कैसे ओसिलेट कर रहा है ना टाइम के साथ और एक्स के साथ, वो दिया होता है। ये पार्टिकल का मोशन है टाइम के साथ, कि वो कैसे ओसिलेट कर रहा है और एक्स के साथ कैसे ओसिलेट कर रहा है, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, तो ये जो वेलोसिटी देगा वो पार्टिकल का वेलोसिटी होगा। आ रही है बात समझ में? और वेव का वेलोसिटी कैसे मिलेगा? वेव चल किधर रहा है, एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तब क्या मिलेगा तुमको? तब वेलोसिटी मिलेगा वेव का। तो वेव का वेलोसिटी सवाल में दिया रहता है, अगर पूछ देगा ना ये इक्वेशन दे करके, तो कैसे निकालोगे? इधर से, इसमें इसमें भी वेलोसिटी हो सकता है, ओमेगा के साथ भी वेलोसिटी हो सकता है, के का रिलेशन बताया था ना ओमेगा के टर्म में, तो उधर से कैलकुलेट, ओमेगा कॉमन करोगे तो जो भी टर्म यहाँ बचेगा उधर से वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। तो वेव का अगर वेलोसिटी नहीं पता है ना,
तो उसका इक्वेशन लिख ही नहीं सकते हो। तो कोई भी वेव अगर इक्वेशन दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी नहीं निकाल सकते हो, उसमें वो पहले से होगा, तुमको बस छाट के निकालना है उसको। आ रही बात समझ में? तो लिखना, नोट में लिख लो, नोट में इसको लिखना, डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ वाई, डेरिवेटिव ऑफ वाई, इसको बोलते हैं वेव इक्वेशन। आ रही बात समझ में? लेकिन इसका डेरिवेटिव किस क्या देता है? पार्टिकल का वेलोसिटी। डेरिवेटिव ऑफ वाई गिव्स डेरिवेटिव ऑफ वाई गिव्स वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, नॉट वेलोसिटी ऑफ वेव, नॉट वेलोसिटी ऑफ वेव। ठीक है, और एक और चीज लिखना, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, ई फॉर पार्टिकल। और वेलोसिटी ऑफ वेव जो होता है वो होता है डी एक्स बाई डी टी। तो अगर इस इक्वेशन से तुमको वेलोसिटी पूछ रहा है तो क्या करोगे? ओमेगा कॉमन कर लो, टी माइनस के बाई ओमेगा एक्स। ठीक है, और अभी मैंने एक टर्म लिखा था कि ये क्या हो जाएगा, इधर वी था तो एक्स बाई ओमेगा बाई के, या फिर वो जो डायरेक्ट रेशियो का रिलेशन था उधर से भी लिख सकते। अरे लिखने का जरूरत नहीं है, सवाल देंगे उस पर करना, बस बता रहे भी लिख लेते। लिखो, लिखना, equation of a wave is given by equation of a wave is given by equation of a wave is given by y equals to y equals to y equals to 0.02, y equals to 0.02 sin 50t plus 2x, then calculate then calculate then calculate amplitude, time period, wavelength, velocity of wave, velocity of particle, velocity of particle at t equals to 5 second, at t equals to 5 second and x equals to 0. Wave number, कुछ कुछ चीजें डायरेक्टली दिख जाती हैं और कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले जो डायरेक्टली दिख रही है ना उसको लिख लेंगे, फिर जो वहां से इनडायरेक्ट टर्म है वो कैलकुलेट कर लेंगे।
साइन का जो टर्म है ना उसको साइन में ही रहने देना, चेंज मत करना। तो बैठे हो चुपचाप, अरे कुछ तो लिखो। जो दिख रहा है साफ साफ वो लिख दो। एम्पलीट्यूड कितना है? वेव की इक्वेशन में एम्पलीट्यूड किधर होता है? अरे यार ये ऐसे तो फिर मास्टर बेहोश हो जाएगा अगर एम्पलीट्यूड नहीं बता रहे हो कि वेव की इक्वेशन में किधर है। इधर से कंपेयर कर लो, यही तो एम्पलीट्यूड होता है, ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड की जगह क्या है? ये ए है, ये कितना? ओमेगा, और ये के है। तो तीन चीजें तो कम से कम साफ दिख रही है, ये तो लिख सकते हो ना। अब पूछ रहे हैं एम्पलीट्यूड किधर है, तो ये भी नहीं बता पा रहे। जो भी कोफिशिएंट होता है ना साइन के टर्म का, वो क्या होता है? साइन के टर्म का जो कोफिशिएंट होता है जब डिस्प्लेसमेंट लिखते हो, वो एम्पलीट्यूड होता है। अब ओमेगा पता है तो टाइम पीरियड निकाल सकते हो। ओमेगा पता है ना तो टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो। ओमेगा पता है तो फिर जैसे ही टाइम पीरियड पता चला तो वेवलेंथ भी आ जाएगा। वेलोसिटी कैसे निकलेगा? वेलोसिटी के तुमको पता है? नहीं नहीं, किसका वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ वेव बोल रहा हूँ। के पता है, ओमेगा पता है, वेलोसिटी निकाल सकते हो। देखो मैंने इतने सारे पूछे ना, इतने सारे पूछेगा नहीं तुमसे, एक आध कोई इसमें से पूछेगा। तो जो डायरेक्टली दिख रहा है तो वो तो बता ही दोगे, जो नहीं दिख रहा है डायरेक्टली वो नहीं बता पाओगे। तो हमें पहले वेव वेलोसिटी निकालते हैं। v की वैल्यू कितनी होगी? जैसे k क्या होता है? ओमेगा बाई v, तो v कितना होगा? ओमेगा बाई के, ओमेगा कितना है? 50, k कितना? 225 मीटर पर सेकंड। ये क्या है? वेव वेलोसिटी है। आ रही बात समझ में? तो अगर वेव वेलोसिटी पता चल गया, इधर से टाइम पीरियड पता चल गया, तो वेवलेंथ निकाल सकते हो। वेवलेंथ क्या होता है? लैम्डा इक्वल्स टू v इंटू टी, ठीक है ना। तो वेलोसिटी जैसे ही पता चलेगा, उससे भी कर सकते हो। के अगर पता है तो 2 पाई बाई लेमडा क्या होगा? इधर से कैलकुलेट कर लो। तो लेमडा कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई के। जो भी रिलेशन दिमाग में है उससे कैलकुलेट कर सकते हो। चलो ये जो तीन तीन चीज है और ये चौथा, ये आसान है, ये भी आसान है, ये डायरेक्टली कर सकते थे। जो मेन है ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 5 सेकंड एंड x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 पे जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी पूछ रहा है जब टाइम कितना है? 5 सेकंड है। तो अभी बताएं कि जब इसको डिफरेंशिएट करोगे वेव की इक्वेशन को, वेव की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? पार्टिकल का वेलोसिटी। और पार्टिकल का वेलोसिटी किन चीजों पे डिपेंड करेगा? एक्स पे और टी पे। इसलिए एक्स बता दिया है कि कितने पे निकालना है, टी भी बता दिया। जैसे इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, dy बाई डी टी, ये वेलोसिटी हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। डिफरेंशिएशन करोगे तो 0.02 इंटू 50 कॉस 50t प्लस 2x, ठीक है ना। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, जो भी टाइम के टर्म के साथ लगा हुआ। डिफरेंशिएशन किसके टर्म में है? टाइम के टर्म में। तो टाइम के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा वो निकल के कहा जाएगा? बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन में यही तो होता है। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे कितना होगा? vp विल बी 0.1 cos 50t प्लस 2x। ये किसका फंक्शन है? वेलोसिटी का, कि पार्टिकल कहाँ का पार्टिकल कितने टाइम में कितने से वेलोसिटी से चल रहा है। अब तुमको पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछ रहा है, तो vp विल बी 0.1 cos 50 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 0। यहाँ से आएगा 0.1 cos 256। तो 1 होगा वो। कौन सा? ये हाँ 1 होगा। चलो 1 लिख लो। 1 है, ठीक है। मैंने vp cos 250 क्या है? वेलोसिटी है तुम्हारा।
ठीक है ना। और ये सारी चीजें किसमें है, ये रेडियन में है या डिग्री में है, रेडियन में है। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कैलकुलेटर में पुट करे 250 और जो आया पुट कर लेंगे, ये इसको पहले क्या करेंगे, या तो कैलकुलेटर को पहले कन्वर्ट कर लो किसमें, रेडियन में, और नहीं तो फिर इस 250 को डिग्री में कन्वर्ट कर लो। ऑप्शन तुमको अगर देना होगा तो सीधे इतना में दे देगा। नेक्स्ट लिखो एक और लिखना। एक सवाल है छोटा सा फिर छोड़ेंगे। इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव, इक्वेशन ऑफ, या इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव भी लिख दो, ट्रांसवर्स तो अभी पढ़े नहीं। इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव is given as, is given as, is given as a cos, is given as a cos 2 pi, a cos 2 pi ft plus ft plus x by lambda। y इतना दिया हुआ, a cos 2 pi ft प्लस x by lambda। ठीक है, सबसे पहले ये ट्रेवल किधर कर रहा, माइनस एक्स में। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो सकते हैं, पहले ये देखो इक्वेशन है, इसको 2 पाई से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पाई एफ किसके बराबर होता है, 2 पाई एफ। और 2 पाई अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होता है 2 पाई बाई लेमडा किसके टर्म में हो जाएगा, के 2 पाई बाई। तो ये स्टैंडर्ड टर्म को थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिया हुआ है, तो इसमें लिखना इफ, इफ, इफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, if maximum velocity of particle, if maximum velocity of particle, maximum velocity of particle is twice the wave velocity, is twice the wave velocity, is twice the wave velocity, then, then, then which of the following is correct, then which of the following is correct, then which of the following is correct। नंबर वन, नंबर वन में लेमडा इक्वल्स टू पाई ए बाई टू, नंबर वन में है लेमडा इक्वल्स टू पाई ए बाई टू। नंबर टू, लेमडा इक्वल्स टू 2 पाई ए, 2 पाई ए। नंबर थ्री, लेमडा इक्वल्स टू पाई ए, लेमडा इक्वल्स टू पाई ए। नंबर फोर, लेमडा इक्वल्स टू पाई एक्स। किसको, वो अपने आप आ जाएगा क्योंकि कुछ नहीं, नहीं साइन में कन्वर्ट करने की जरूरत, कन्वर्ट करोगे फिर रिजल्ट जो आएगा वो वही आएगा। कॉस और साइन जो है ना वो दोनों हार्मोनिक ही है, बस उसमें फेज डिफरेंस होता है पाई, पाई बाई टू का। वेव वेलोसिटी पहले बताओ कितना आएगा, वेव वेलोसिटी कितना है, लेमडा इंटू ए,
एफ, हाँ ठीक। अब पार्टिकल का वेलोसिटी निकालो। पार्टिकल का वेलोसिटी का इक्वेशन आएगा, फिर वहां से मैक्सिमम वेलोसिटी आएगा। इसको पहले कन्वर्ट कर लो थोड़ा सा, 2 पाई को अंदर भेज करके कन्वर्ट कर लो। भेजोगा 2 पाई एफ टी प्लस 2 पाई/λ इंटू एक्स। लैम्डा इक्वल्स टू पाई इंटू ए। ये स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन है। तो यहाँ से ओमेगा कितना है? 2 पाई एफ के दिया हुआ कितना? 2 पाई/λ। वेलोसिटी का रिलेशन के इज इक्वल टू ओमेगा बाई भी होता है, तो भी हो जाएगा ओमेगा बाई के। तो इधर ओमेगा, इधर के है। 2 पाई एफ डिवाइडेड बाई 2 पाई/λ। तो यहाँ से 2 पाई उड़ जाएगा, एफ लेमडा। वेव वेलोसिटी पता चल गया, ठीक है ना। वेव वेलोसिटी कितना होगा? एफ लेमडा होगा। अब सवाल में बोल रहा है ना कि जो वेव वेलोसिटी है उसका रिलेशन पार्टिकल की वेलोसिटी से दिया हुआ है, ठीक है ना। पार्टिकल के मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ रिलेशन है। तो पहले पार्टिकल का वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। और पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? इसको डिफरेंशिएट करके। जो भी इक्वेशन है उसको टाइम के टर्म में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा पार्टिकल का। वीपी जो होगा, वीपी विल बी ए इंटू, या जो भी कांस्टेंट है ये बाहर आएगा, ए इंटू 2 पाई एफ साइन, माइनस भी आएगा 2 पाई एफ टी प्लस 2 पाई/λ इंटू एक्स। ये होगा पार्टिकल का वेलोसिटी, ठीक है ना। और हमसे क्या बोल रहा है? पार्टिकल का जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी का रिलेशन किससे दिया हुआ है? वेव वेलोसिटी दिया है। तो वीपी मैक्स जो होगा वो कितना होगा? वीपी मैक्सिमम कितना होगा? ये जो टर्म है यहाँ पे, क्योंकि इसको मैक्सिमम करने के लिए साइन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1। तो जब ये 1 होगा तो ये मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 पाई/एफ। मैक्सिमम वेलोसिटी पार्टिकल का निकल गया, वेलोसिटी ऑफ वेव निकल गया। जो रिलेशन दिया हुआ है उसको जस्टिफाई कर दो। क्या बोला था? 2b इज इक्वल टू वीपी। ये रिलेशन था ना। 2b किसके बराबर है? वीपी के बराबर। तो तुमने निकाला है v। 2 इंटू एफ लेमडा बराबर किसके है? 2 पाई/एफ के बराबर है। कैंसिल किया क्या होगा? 2 से 2 गए, एफ से एफ। तो लेमडा किसके बराबर होना चाहिए? पाई इंटू ए। जो ऑप्शन है टिक कर लो, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन पेपर सब कोई लेके आएगा। थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, sir.